अस्सलामुअलैकुम। अल हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 में जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनका आज हम स्टार्टअप लेंगे और वन बाय वन उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उनमें जो मेन पॉइंट होंगे और उनके अलावा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं पेपर नंबर 1 2023 जो है ये स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि फूड ग्रेन सुपरवाइजर जो कि 9th ग्रेड का है, फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, 2023 का है और ये मॉर्निंग का पेपर रहा है। सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो है इंग्लिश पोर्शन और उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का पूछा गया है, आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। तो एडवर्ब सबसे पहले क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो जो एडवर्ब है ये मुख्तलिफ इकसाम का होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, या फिर डिफरेंट इसकी जगह पे एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है अबव, डाउन, देयर, ये यहाँ पे आंसर्स मेंशन है। आई ट्राइड के आंसर्स मेंशन ना हो, वो डिस्कशन की जाए उन पेपर्स की, बट वो पेपर्स मुझे मिल नहीं सके, इस वजह से इसी पे गुजारा करते हैं। बट बाकी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि बाकी क्यों नहीं आते इस जगह पे। तो जो अबव है, जैसे हम यूज करते हैं देयर, ये भी, देयर भी है जो है ये एडवर्ब है। हेयर जो है ये भी एडवर्ब है। जो अबव है ये भी एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो कि कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन, ऑन, अबव, अंडर, यानी ये वर्ब में भी नाउन में भी इस्तेमाल हो सकता है अबव वाला जो वर्ड है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं करते और ना ही ये टाइम से रिलेटेड एडवर्ब के लिए। इसके अलावा अगर हम डाउन की बात करते हैं तो डाउन भी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोपोजिशन भी हो सकता है। तो इस वजह से डाउन भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। देयर जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके स्टार्ट में हेलो देयर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, यानी एज अ प्रोनाउन देयर का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल देयर है, इस वजह से हम इसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस तो कह सकते हैं हेयर एंड देयर जब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टुडे, यस्टरडे या फिर टुमारो, ये तमाम जो हैं, या नाउ और लेटर अगर हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर इसका टुडे होगा। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, व्हाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर अटेंटिवली इन द क्लास। तो ये तो एक इजी वर्ड है। ठीक है, कैसे है इजी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, अगर हम रीजन की बात करते हैं ना, तो इसके लिए हम रीजन में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज, देयर फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो, हेंस, ये एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो हियर, देयर, वही जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करने की कोशिश की थी। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट आ जाती है, उसमें अटेंटिव आ जाता है, उसमें क्विक वे या स्मूथ वे आ जाते हैं। तो ये सारे आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो यहाँ पे जो मेंशन्ड अटेंटिवली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आ रहा है। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें वही चीज जो ऊपर हमने एडवर्ब ऑफ टाइम देखा, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा फिर थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ वर्ड हैप्पी। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट में सारे जो वर्ड हैं वो एडवर्ब से रिलेटेड है, यानी ग्रामर में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मुझे जस्ट एक एडवर्ब याद करना पड़ेगा। एडवर्ब, प्रोनाउन, preposition, नाउन, यानी ये चीजें इतनी ज्यादा यानी डेप्थ में चली जाती हैं कि अगर इनको कंसेप्चुअल वे में करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से इनकी समझ आती है। अगर तो आपने इनको अच्छे तरीके से किया होगा तो आपके लिए ये चीजें जो हैं इनको रीड करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी 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 चीजें पूछी हुई हैं उन्होंने। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। अब यहाँ पे हैप्पियर और हैप्पीएस्ट वर्ड जो है
या हैप्पीनेस वर्ड जो है, इनको पहले देख लेते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हैप्पियर और जो हैप्पीएस्ट हैं, ये दोनों तो एडजेक्टिव में आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास नाउन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हैप्पीली को देखते हैं तो ये हमारे पास एडवर्ब में आ जाता है, हैप्पीली, ठीक है। इसके अलावा हम हैप्पीली के अलावा भी यानी डिफरेंट इसकी निकाल लेते हैं कि हैप्पीली को एडवर्ब की फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। तो कोई भी ILY जो वर्ड्स एंड पे इस्तेमाल होते हैं, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये एडवर्ब है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे LY का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा ना, तो वहां से आप गेस कर सकते हैं दैट दिस इज एडवर्ब ऑफ हैप्पी, दैट्स व्हाई हैप्पीली विल बी यूज। इसके अलावा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब पूछा गया है, द कैट्स फर फील्स सिल्की। कौन से वाला ये वर्ब है, आगे इसके डिफरेंट टाइप्स गिवन है, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का पूछा गया है, लिंकिंग वर्ब वर्ब का पूछा गया है। तो सबसे पहले तो फील, हमें पता है कि कोई चीज महसूस की जा रही है, ठीक है। खाना पीना सोना जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब में आते हैं, वो हमें पता है, वो फेल हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये कौन से हैं। तो मॉडल वर्ब किसी भी जो पॉसिबिलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो भी मेन वर्ब देता है। मेन वर्ब कोई भी यानी सिंपल वर्ड जो हमारे पास होता है वो मेन वर्ब होता है, उसको उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैं कहती हूँ कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, विल, कोई भी एबिलिटी यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ वर्ब की, तो उसे मैं मॉडल वर्ब का नाम दूंगी। लेकिन अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात करती हूँ तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत को जब हम देखते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट की जरूरत के अकॉर्डिंग जब उस ऑब्जेक्ट को हम लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ना एक हमें कंप्लीट सेंटेंस की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ आई नीड मेडिसिन, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब मेरे पास क्या होगा, नीड। इसके बगैर मेरा जो है वो जरूरत नहीं पूरी हो रही, जैसे कहते हैं ना। जैसे मैं कहती हूँ आई मेडिसिन, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट जो है वो वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा कि मुझे, मैंने मेडिसिन को क्या करना है, आई नीड, मुझे उसकी जरूरत है। तो नीड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ईट का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो वो भी मेरे पास यूज होगा ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर, आई ईट फूड, जैसे मैं कहती हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब का भी नाम देते हैं, जो कि मेन वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब जैसे एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, डू, डज, कुड, ये तमाम जो है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इनके बगैर मेरा जो सेंटेंस है वो इस्तेमाल नहीं होगा, मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एंड पे हमारे पास बच जाता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि मेरे एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़े हुए है, या मेरे एक सेंटेंस को कंप्लीट किए हुए है, या एक सेंटेंस की लाइन दूसरे सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस को पिछले सेंटेंस के साथ जोड़े हुए है, इसको मैं नाम दूंगी लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। द कैट्स फर फील्स सिल्की, अब अगर मैं कहती हूँ कैट्स फर सिल्की, तो यहाँ पे मेरा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो मुझे शो नहीं हो रहा। तो मैं लिंकिंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, फील। तो यहाँ पे ना तो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होगा जो कि मैंने कहा था कि कैन, कुड, नहीं हो रहा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे नीड वगैरह का वर्ड, या फिर हम कोई भी उस चीज को कंप्लीट करने के लिए जिसकी जरूरत है, यहाँ पे वो जरूरत नहीं नजर आ रही। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे कैन, कुड, वुड वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, तो ना यहाँ पे वो भी हम ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब एंड पे हमारे पास बच जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन। नर्स जो है ये हमारे पास फीमेल में आ जाती है, यानी न्यूट्रल जेंडर हमने दे जींस जैसे हम कहते हैं उसको फाइंड आउट करना है। मेड हमारे पास आ जाती है, वो भी हमारे पास फीमेल में आती है।
इसके अलावा कंप्यूटर, अब कंप्यूटर ना तो हमें मेल में पता चलता है ना तो फीमेल में, ठीक है, तो इसे हम न्यूट्रल जेंडर में लेके आएंगे, डॉक्टर आइदर मेल और फीमेल हम इसको ऐड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर इज एडिड इन न्यूट्रल जेंडर, सॉरी। उसके बाद फिर हम देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग, इसका हमें इजीली आइडिया हो जाता है। यहाँ पे ये ई की मिस्टेक है, यहाँ पे ए की मिस्टेक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ई की मिस्टेक है, तो ये करेक्ट वर्ड है। करेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग का, आई कांट फाइंड माई क्लासेस डैश और दे। अब यहाँ पे देखें, खुद वर्ड यूज करके देखें, आई कांट फाइंड माई क्लासेस, व्हाट आर दे, क्या है, नहीं समझ आ रही। फिर मैं यूज करती हूँ आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, वेयर आर दे, वो कहाँ है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, विच आर दे, वो कौन सी है। अब यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी तो नहीं पड़ी ना कि मैं ढूंढ नहीं पा रही। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, हु आर दे, अब मैं ना किसी पर्सन की बात कर रही हूँ कि वो कौन है, तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरी ग्लासेस मुझे नहीं मिल रही, वो कहाँ पे हैं, तो कहाँ के लिए मैं वेयर का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा काउंटेबल नाउन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ये देखते हैं कौन से वाला है। सॉरी, यहाँ पे सैंड है, सॉल्ट है, सोप है, सॉइल है, तो यहाँ पे सैंड रेत, साल्ट, उसको भी हम दूसरे यूनिट्स में यानी स्मॉलर यूनिट्स में लेके जाते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम वगैरह में। इसके अलावा सोप जो है ये काउंटेबल में आ जाता है, इसको हम 1 सोप, 2 सोप, 3 सोप कह सकते हैं, अ बंडल ऑफ सोप कह सकते हैं। सोइल जो है ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसके अलावा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ही इज एज फास्ट एज अ लाइन। अब यहाँ पे एक पर्सन को किसी चीज से तशबीह दी गई है, उस चीज की खसूसियत की बिना पर। अगर हम उर्दू में देखते हैं ना तो यहाँ पे तशबीह की बात की गई है। तशबीह यानी किसी एक चीज को दूसरी चीज की खसूसियत की वजह से मानना या पहचानना या कहना कि ये उसके जैसे है। ठीक है, उर्दू में अगर मैं बताती हूँ, वो इतना तेज है, इतना या फिर इतना तेज भागता है जैसे कि एक शेर। ठीक है, ही इज एज फास्ट, वो इतना तेज है जितना शेर। तो यहाँ पे सिमिली जो है वो तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेटाफर की, मेटाफर हमारे पास उर्दू में क्या होगा, इस्तारा, यानी किसी से वो खसूसियत उधार ले लेना। अब यहाँ पे मैंने वो खसूसियत जो है उधार नहीं ली, मैंने कहा है कि उसके जैसा है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ही इज अ लाइन, मैंने उसे शेर नहीं कह दिया, उसकी खसूसियत जो है वो उधार पूरी की पूरी उधार नहीं ले ली कि मैंने कह दिया कि वो शेर है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ही इज अ लाइन, ठीक है, तो वो मेटाफर बन जाएगा। अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो कह सकती हूँ, पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में पुतला कहा जाता है, यानी नॉन लिविंग थिंग को इंसानी जिस्म से अगर मुशाबहत दी जाए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को इंसानी जिस्म से, ह्यूमन से अगर मुशाबहत दी जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स डांस्ड इन द विंड, अगर मैं बात करती हूँ, या द लीव्स आर डांसिंग इन द विंड, तो वो डांस कर रहे हैं, मैंने उनको मुशाबहत दे दी है इंसान से। मैंने ये नॉन, यहाँ पे नॉन लिविंग दोनों नहीं, ठीक है, दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जिसको मैंने इंसानी जिस्म से मुशाबहत दे दी, वो मेरे पास पर्सोनिफाई या पर्सोनिफिकेशन में आएगा। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ एलिट्रेशन की, तो एलिट्रेशन क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मैं कोई ना कोई साउंड जो है मल्टीपल टाइम्स या सेम साउंड एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर एक लेटर एक ही सेंटेंस में बार बार सेम लेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे मैं एस वर्ड का इस्तेमाल बार बार कर रही हूँ, ठीक है, पी का इस्तेमाल बार बार कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ फेयर इज अ फाउल एंड फाउल इज अ फेयर, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एलिट्रेशन में आएगा। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पे ये तमाम जो सेंटेंस है ये मेरे पास एलिट्रेशन में आ रहा है, मैंने रिपीट किया है साउंड, सेम लेटर या सेम साउंड या फिर सेम कांस्टेंट साउंड का यहाँ पे यूज किया गया है।
तो ये मेरे पास एलिट्रेशन में आ जाएगा। इस तरह हम इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद कहेंगे ही इज एज फास्ट एज अ लाइन, तो उस शेर के साथ उसको तशबीह दी गई है, तो ये मेरे पास सिमिली में आ जाएगा। सिमिली यानी किसी चीज की खासियत या खसूसियत की बिना पर उसे तशबीह दे देना, उसके जैसा कहना सिमिली होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड क्लॉज। क्लॉज मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्लॉज मेरे पास क्या है। इसमें दो किस्म के क्लॉज आ जाते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अगर हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो उसमें कोई भी दो सेंटेंसेस अगर हम ले लेते हैं तो एक सेंटेंस हमेशा दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो कोई से दो सेंटेंसेस ले लेते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, एक खत्म होने के बाद दूसरा अपनी सेपरेट वैल्यू रखता है, पिछले के साथ उसका कोई लिंक नहीं रहता। ठीक है, तो उसको मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का नाम दूंगी। तो क्लॉज इन एक्चुअल मेरे पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, जो कि एक सेंटेंस की कंपोजिशन होती है ना। एक सेंटेंस हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट में मेरे पास कोई भी काम करने वाला पर्सन होगा, फाइल मौजूद होगा, और दूसरा कंप्लीट सेंटेंस शी राइट्स। अब मेरे पास शी जो है ये सब्जेक्ट है और राइट्स जो है मेरे पास प्रेडिकेट होगा। तो ये मैं क्या कहूंगी, ये एक मेरे पास क्लॉज है और मैं इसे मेन क्लॉज का भी नाम दे सकती हूँ क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अकेला है। ठीक है, शी राइट्स। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन क्लॉज के बारे में पूछा गया और उसकी टाइप आगे पूछी गई है, सिंपल क्लॉज के बारे में नहीं पूछा गया। द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स, तो मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तो डिस्कस कर दिया है, लेकिन मेन क्लॉज की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, या फिर एडवर्बियल क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज की जब बात की जाती है तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सिंपल मेन क्लॉज की बात करती हूँ तो ये हम कह सकते हैं इट कैन स्टैंड अलोन एज सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस में हम एक ही यानी सेंटेंस ले रहे हैं, वो अकेला खुद ब खुद कंप्लीट हो रहा है तो मैं उसे मेन क्लॉज का नाम दे रही हूँ। या फिर दो सेंटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट, तो वो भी मेन क्लॉज में आएगी। एज कंपेयर टू इट, अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करती हूँ तो इसमें क्या होगा, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये अकेला एक सेंटेंस में जो है वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई विल कॉल यू, ठीक है, यहाँ पे आके मेरा सेंटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ व्हेन आई रीच हिम होम, फिर मैं कोमा यूज करती हूँ आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, अब मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया है तो ये मेरे लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज सब्जेक्ट और वर्ब का या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज हो रहा है, लेकिन इट कांट बी स्टैंड अलोन जैसे मेन क्लॉज में हो रहा था आई विल कॉल यू, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद एडवर्बियल क्लॉज की। ठीक है, तो ये जो एडवर्बियल क्लॉज है ये एडवर्ब के तौर पर ही काम करेगा। जैसे एडवर्ब में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एडवर्ब में हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोई भी रीजन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे बिकॉज, सो, हेंस, इन चीजों का एडवर्ब में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए हो सकता है एडवर्ब ऑफ रीजन में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज है, द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास एडजेक्टिव क्लॉज भी रहता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज पीछे एडवर्ब था, एडजेक्टिव किसके लिए यूज होगा, एडवर्ब जो था वो मॉडिफाई कर रहा था वर्ब को, एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये मॉडिफाई करेगा नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब की तो हम एग्जाम्पल्स ले चुके हैं काफी ज्यादा। एडजेक्टिव की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ यू आर वेरी स्मार्ट, तो यहाँ पे जो मेरा वेरी का वर्ड यूज हुआ है ना वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मेन सेंटेंस की तरफ आते हैं, द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। ठीक है, जब बारिश होती है, अगर मैं पहले कहती हूँ व्हेन इट रेन्स द लैंड गेट्स वेट, ठीक है, फिर मेरे पास ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएगा, डिपेंड कर रहा है, अकेला स्टैंड नहीं कर रहा है एक सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स, दैट्स ऑल। यहाँ पे मेन क्लॉज आएगा आंसर हमारा। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। अब या इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा उर्दू में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। कैसे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे आ जाते हैं।
दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज डैश द ऑफिस इन टाइम। वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे पहुंचे ही नहीं ऑफिस में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ वुड नॉट रीच, तो मैं सेंटेंस को रिपीट करती हूँ। वो मीटिंग में नहीं पहुंच सके, ठीक है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके क्योंकि वो ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अभी मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, वुड नॉट रीच, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे आर नॉट रीचिंग द ऑफिस इन टाइम। वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। he they could not attend the meeting because they had not riches। अब यहाँ पे they के साथ riches हम यूज ही नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट वाला कौन सा होगा? they could not attend the meeting because they had not reached the office in time। वो ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंचे इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। तो ये हो गया हमारे पास। 12 वाला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव ऑफ करेज। तो यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने आपको बताया कि ये मॉडिफाई करता है हमारे नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, प्रेपोजिशन वगैरह को। तो पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स डैश। इनकरेज ठीक वर्ड नहीं होगा हमारे पास, इनकरेज सिंपल वर्ड है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर मैं करेजियसली वर्ड यूज करती हूँ, करेजियसली, ठीक है, तो ये मेरे पास एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एडजेक्टिव पूछा हुआ है। इनकरेजेस भी मेरे पास एडजेक्टिव नहीं होगा, तो हमारे पास एडजेक्टिव क्या होगा? करेजियस। या फिर अगर मैं कहती हूँ वेरी करेजियस, तो ये मेरे पास होगा एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे करेक्ट वन मेरे पास फिर भी करेजियस का वर्ड यूज होगा। करेजियस जो हमारी आर्मी है वो बहादुर है। इसके अलावा सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक। द एक्स डैश मैनेजर हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने जो पंक्चुएशंस हैं वो लिखे हुए हैं, हाइफन, कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन, सारे मेंशन है। यूज कौन सा होगा? अगर तो मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करती हूँ, तो हाइफन करेक्ट आंसर है वैसे तो। लेकिन अगर हम देखते हैं कोमा को, तो कोमा हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पहले ये देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोमा का यूज करना है, तो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद मैं कोमा का यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने कॉलन का यूज करना है तो वो मैं कहाँ पे यूज करूंगी? मैं कहती हूँ देयर आर टू कलर्स इन पाकिस्तानी फ्लैग। तो उसके बाद मैं कॉलन यूज करूंगी और फिर लिखूंगी वाइट एंड ग्रीन। अगर मैं सेमी कॉलन को इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मैं किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जब ज्वाइन करूंगी ना, तब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, फिर मैं सेमी कॉलन का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद आई कॉन्ट गो टू पार्टी टू नाइट। अब मैं यहाँ पे बिकॉज वगैरह यूज नहीं कर रही, तो यहाँ पे सेमी कॉलन जो है इसका यूज करके फिर मैं कहूंगी आई कांट गो टू पार्टी टू नाइट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है इन तीनों के लिए। यहाँ पे एक्स, उसके बाद मेरे पास हाइफन का यूज होगा। हाइफन छोटा सा, मैनेजर हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट। जो हमारे पिछले मैनेजर थे उन्होंने हमें इस डॉक्यूमेंट को समझने में हमारी मदद की। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं 14th पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें सिंपली मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इस्तेमाल हो रहा है। लाइक मैं कहती हूँ शी राइट्स, ठीक है, तो शी राइट्स इज अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो दो या दो से ज्यादा जब सिंपल सेंटेंसेस आपस में मिलेंगे तो वो बना देंगे कंपाउंड। लाइक आई से शी स्माइल्ड, फिर मैं कोमा का यूज करूंगी, फिर मैं कहूंगी एंड शी लाफ, ठीक है, एंड शी लाफ्ड कहूंगी, कंपाउंड सेंटेंस आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या होगा?
इसमें मेरे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉजेस का इस्तेमाल होगा। आई कैन से दैट कि दो या दो से ज्यादा जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एक या एक से ज्यादा मेरे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट या फिर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस का, यानी इसमें सिंपली अगर मैं कहूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स में कह सकती हूँ कि कंपाउंड जो है ये सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा इस्तेमाल होंगे इन सिंपल वे। अगर मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे वही सीन अभी मैंने बताया कि टू इंडिपेंडेंट या फिर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। शी wanted to go swimming after she finished her work। ठीक है, बट द पूल वॉज क्लोज्ड। अब यहाँ पे पहला जो मेरे पास सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है, शी वॉन्टेड टू गो स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाता है। आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, सेकंड इंडिपेंडेंट जो है क्लॉज खत्म हो जाता है, बट द पूल वॉज क्लोज्ड। यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वन क्लॉज का यूज हुआ है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा मेन सेंटेंस क्या है। इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी मेरे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। सिंपल वे में मैं इसे सिंपल सेंटेंस का नाम दूंगी, कोई भी इसमें रीजन वगैरह कोई भी ऐसी चीज जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 पे। 15 है व्हाट इज मीन बाय फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब होता है कि अबाउ इजदाद। तो यहाँ पे रिलेटिव्स रिश्तेदार भी हमारे अबाउ इजदाद में नहीं आते। ग्रैंड मदर दादी माँ वो भी नहीं आती। ग्रैंड फादर दादा अबू आ जाते हैं, वो भी नहीं आते। एंसेस्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, एंसेस्टर्स अबाउ इजदाद। तो व्हाट इज मीन्ड बाय फोर फादर्स, इट इज एंसेस्टर्स। दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट की बात की गई है, क्योंकि ये 2020 की बात है। तो ये शुरू कब हुआ है, इसमें क्या क्या इन दो एग्रीमेंट के पीछे क्या क्या रीजंस थी। तो दोहा अग्रीमेंट जो है, सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आपको पता होगा, जो कि सितंबर में तकरीबन जो है दो कंट्रीज के दरमियान, एक यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान यानी एक बड़ी झड़प कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान से जो है वो अपना ताल्लुक खराब किया। और वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था तकरीबन 7 बिल्डिंग्स के ऊपर जो मुश्तमिल था, ठीक है, वहां पे इन्होंने जो है मिसाइल्स वगैरह फेंके, जेट्स जो हैं वहां फेंके। और तकरीबन तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन 3,000 लोग जो हैं इसके नतीजे में उनकी डेथ हुई। तो ये बड़ा बहुत बड़ा हादसा था। ठीक है, तो 2001 में इसके नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नतीजे में जो है वो वी कैन से दैट कि इन्होंने यूएस ने अपनी जो है अफवाज जो है अफगानिस्तान में भेजी, और तब से वो अफवाज जो है अफगानिस्तान में मौजूद है। ठीक है, इसके नतीजे में यूएस ने पाकिस्तान को भी ब्लेम करने की कोशिश की कि आप भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान भी इस का निशाना रहा है शको शुबहात का। इसके बाद फिर एक और मजीद अगर हम बात करते हैं उसामा बिन लादेन की, तो उनका भी जो कि तकरीबन 2011 में उनकी डेथ हुई है। तो उनको मारा गया, और अलकायदा के मेंबर थे, बल्कि लीडर थे। तो वर्ल्ड ट्रेड का जो वाकया है वो उन्हीं से मंसूब है। तो ये तमाम बातों के बाद इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने के लिए जो है ये दोहा अग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया। इस अग्रीमेंट के नतीजे में दोनों कंट्रीज ने जो है पीस यानी अमनो अमान कायम रखने के लिए ये अग्रीमेंट की है। और यूएस ने इस अग्रीमेंट में ये भी साइन किया कि हम लोग अपनी अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। और तकरीबन 2021 में यूएस ने अपनी अफवाज वापस बुलवा ली। तो ये अग्रीमेंट तकरीबन यानी 20 साल का अरसा कह सकते हैं, 2001 से 2021 तक। यानी वहां पे अफवाज रही हैं अफगानिस्तान में यूएस की, उसके बाद उन्होंने वापस बुला ली। और ये अग्रीमेंट जो है ये जल्मी खलील साद अमेरिकन जो यानी यूएस के
जो डिप्लोमेट थे, और जो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट हैं वो अब्दुल गनी ब्रादर हैं। इन दोनों के दरमियान ये दोहा अग्रीमेंट, दोहा जो है ये कैपिटल है कतर का, यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है। तो कतर में अग्रीमेंट हुआ है, तो इस वजह से इसे दोहा अग्रीमेंट का नाम दिया गया है। फेब्रवरी 2020, 29 फरवरी 2020 में ये अग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज के दरमियान। फिर उसके बाद 17th जो है एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट लीड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ताकि इनमें हम कंफ्यूज ना हो। वर्ल्ड बैंक है, वो तो लोन्स के लिए है, सोवेरेनिटी वगैरह के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बैंक है। यूनिवर्सल फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिवर्सल फूड कंपनी है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इन एक्चुअल यूनाइटेड नेशन की तरफ से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है, यही एक्चुअल है इम्प्रूव करने के लिए फूड सिक्योरिटी को और न्यूट्रिशन को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 18 वाला। द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ डैश हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मार्कर्स, पॉलिसी मेकर्स एट द वर्ल्ड बैंक। यानी वो कौन सा बोर्ड है जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है मौजूद वर्ल्ड बैंक में। मेंबर कंट्रीज की तरफ से ये गवर्नर्स का जो है बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड मजीद अगर हम वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहली तो यही जो पूछी गई है, गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो बनता है, जो कि पॉलिसी बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक किसको कितना जो है सालाना लोन देगा, किससे वापस कितना, यानी सूद वगैरह वो सारी चीजें शामिल करने का, तमाम रूल्स ऐड करने का, पॉलिसी बनाने का जो तमाम है बोर्ड बनता है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये लोन्स एंड ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करता है बैनुल अक़वामी सतह पर। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, यानी अब तक तकरीबन 1944 के बाद अब 2024 में कह सकते हैं कि 81 ईयर्स जो हैं अब तक गुजर चुके हैं, 81 या 80 ईयर्स। ठीक है। इसके अलावा इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 189 कंट्रीज हैं, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो अजय बांगा है, जो कि 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, और चेयरमैन हैं कंप्लीट जो इनका यानी सिस्टम है वर्ल्ड बैंक का उसके। और इसके अलावा अजय बांगा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो है इंडिया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अब तक के लिए। इसके अलावा अमेरिकन फोर्सेस एंटर्ड इन अफगानिस्तान इन, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यूएस ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नतीजे में या 9/11 वाक़े के नतीजे में जो है अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में 2001 में भेजी हैं। और अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि वापस कब बुलाई हैं। तो तकरीबन इन्होंने 2021 यकम मई 2021 को दे विथड्रू देयर ट्रूप्स बैक टू यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया है वो न्यूयॉर्क में पेश आया, यूएस में। इसके अलावा बिल्डिंग्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7 बिल्डिंग्स थी। अलकायदा ने हाईजैक किया और टेररिस्ट अटैक किया। ओसामा बिन लादेन को 2001 में एबटाबाद में जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये तमाम इससे रिलेटेड चीजें हैं। इसके बाद यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन, यमन जो है ये 2011 में, यहाँ पे 2015 नहीं होगा, 2011 में तकरीबन ना अब्दुल्ला साले जो है वो प्रेसिडेंट बनता है। और कुछ बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ ये अपने बेहतर ताल्लुकात करता है। अफगानिस्तान जो है कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है तमाम जो असला वगैरह है और तमाम ट्रूप्स वगैरह हैं वो यानी महंगी से महंगी और सबसे जो कह सकते हैं कि जोरावर चीजें हैं वो यमन से लेता रहा है। एक तो ये चीज इसमें शामिल है, वो यानी अभी भी अफगानिस्तान लेता है कहा जाता है।
तो ये यमन के क्राइसिस जो है, ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस से थे। 2011 में ही अब्दुल्ला जो साले हैं वो प्रेसिडेंट बनता है, और वो यमन को जो है वो ले लेता है 33 ईयर्स के लिए। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बेच देना किसी मुमलकत को, तो तब से इनके क्राइसिस जो है वो स्टार्ट है। और यमन इस वक्त वो मुल्क है जो कि बदतरीन कह सकते हैं कि भूख और अफलास जो है इससे गुजर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो उनको वो अशिया और वो इमदाद फ्राहम नहीं कर पा रही। तो इनके क्राइसिस 2011 से स्टार्ट होते हैं और अभी तक इनके जो क्राइसिस हैं वो जारी है। यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन 2011, ये करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आयशा मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज, तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट आंसर है। ये तकरीबन 24 जनवरी 2022 में फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपॉइंट हुई है, आयशा मलिक। ये इम्पोर्टेंट है, आयशा मलिक का नेम भी और फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी। और बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसके अलावा बताती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सी हैं इनके बाद, जो है वो मुसर्रत हिलाली हैं, जो कि 7 जुलाई 2023 में बनी है सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दैम। मुसर्रत हिलाली इससे पहले भी पिशावर हाई कोर्ट की जो है वो जज रह चुकी हैं। उसके बाद 21 के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इराक इन्वेडेड कुवैत इन, इराक ने फतह किया कुवैत कब? अगस्त 1990 में। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इराक ने कुवैत को इन्वेड क्यों किया, क्यों फतह किया। तो इराक ने ईरान को भी इन्वेड किया, कुवैत को भी। और इसमें जो बड़ा हाथ इनके लीडर का है, इराक के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नेम भी आपको मालूम होगा, दैट इज, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो मैं बात करी थी कि कुवैत को क्यों इन्वेड किया। तो कुवैत और ईरान दोनों तेल के जखायर हैं वहां पे, इस वजह से इराक ने कुवैत को इन्वेड करने की कोशिश की। तकरीबन 2 अगस्त 1990 से 4 अगस्त 1990, यानी 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इन्वेड किया। और इसके बाद इनके दरमियान जो है, यानी इराक ने गुल्फ वार जिसे कहा जाता है उसका आगाज किया। और इस गुल्फ वार को पर्शियन गुल्फ वार का भी नाम दिया जाता है। और जो मशहूर शख्सियत है जिसका इसके पीछे काफी ज्यादा हाथ रहा है, वो है सदाम हुसैन, इराकी पॉलिटिशियन, जो कि फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान रहे हैं। इन्होंने ईरान और कुवैत को इन्वेड करने की कोशिश की या इन्वेड किया। और तकरीबन जो सदाम हुसैन है, ये तकरीबन 1979 से 2003 तक जो है ये रहे हैं सदर, फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एज अ लीडर इन्होंने वर्किंग की इराक में। इसके अलावा फिर नेक्स्ट एक कंप्यूटर का एमसीक्यू जो है वो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज। तो यहाँ पे लीगल, एग्जीक्यूटिव और A3, ये तीनों पेपर साइज में आ जाते हैं। लेकिन लैंडस्केप जो है वो पेज की ओरिएंटेशन में, एक तो लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट, दोनों दो आ जाते हैं पेज की ओरिएंटेशन के लिए। तो ये पेपर साइज में शामिल नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं, ना तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं उनको लिखते हैं, और ना ही ये जो कॉलेज डिग्री होती हैं उनको ऐड करते हैं कंप्यूटर में, यानी कॉलेज डिग्री इन कंप्यूटर साइंस डिग्री करना। इसके अलावा ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे इनके फंक्शन नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑपरेशन, ठीक है, इट स्टैंड फॉर ऑपरेट द डिवाइस। उन्होंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना है कि कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट आउटपुट डाटा है जो कि कंप्यूटर को देना है और जो कंप्यूटर से लेना है, यानी ये कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं ओवरऑल।
उसके बाद 25th एक क्वेश्चन है, अली बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 60,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 66,000, द परसेंटेज प्रॉफिट इज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, 25 वाले को कैसे करना है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 60,000 को हम क्या लेते हैं, दैट दिस इज हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, यानी उसने जिसमें लिया है, ठीक है, सीपी, कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 60,000। और ये मेरे पास है सेल प्राइस, मैं लिख लेती हूँ एसपी। ठीक है, अब उन्होंने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने को कहा है कि उसने इतने का लिया है मोटरसाइकिल और इसने इतने में सेल किया है, लेकिन उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस लिखने के बाद माइनस मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, ये ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हमारी कॉस्ट प्राइस के साथ, और प्रॉफिट फाइंड आउट करने को कहा हुआ है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट, तो उसके नतीजे में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके नतीजे में हम क्या लिखेंगे, 66,000। ठीक है, अब आपके लिए आंसर जो है वो निकालना इजी हो गया, -60,000 डिवाइडेड बाई 60,000। ठीक है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 10% निकल आएगा। इस तरह आपने जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए परसेंटेज प्राइस, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब परसेंटेज की बात की होगी तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 10% हमारे पास प्रॉफिट आएगा इसका। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 26 की तरफ। इफ $1 इज 280 रुपीज देन 56,000 इज इक्वल टू, ये भी हमारे लिए इजी है, कैसे करेंगे इसको हम। $1 यानी $1 की उन्होंने बात की हुई है, $1 इज इक्वल टू 280 रुपीज। ठीक है, $1 280 यानी उनका $1 हमारे 280 रुपीज के इक्वल है, ये हमने कह दिया। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे 56,000 रुपीज उनके कितने डॉलर्स के इक्वल होंगे। ठीक है, 56,000 रुपीज कितने डॉलर्स के इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 रुपी कितने के इक्वल होगा, ये तो हमने कह दिया $1। ठीक है, अब हम अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा 1 रुपी कितने डॉलर्स के इक्वल होगा। अब हम इसको कर लेते हैं, पहले $1 की बात की थी 280 रुपीज के, तो यहाँ पे हमने 1 डिवाइडेड बाई 280 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1 रुपीज फाइंड करना है, तो हमारे वहां जाके 1 डिवाइडेड बाई 280 हो जाएगा। ये हो गया 1 रुपी, 1/280। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि 56,000 रुपीज हमने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे 56,000 लिख लेंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 280 मल्टीप्लाई बाय 56,000, मल्टीप्लाई बाय 56,000। यहाँ से हमारा जो है वो आंसर एक्यूरेटली निकल आएगा कि कितने पीछे बचते हैं, इसको काटेंगे। उसके बाद जब आप क्योंकि टाइम नहीं है, तो जस्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग इसका सोल्यूशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आंसर जब आप इस फॉर्मूला से करेंगे तो आंसर आप लोगों का निकल आएगा एग्जैक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 27 वन। Hamza has 2,000 rupees. He bought stationery which is 14% of 2,000. How much rupee he left? अब उन्होंने कहा है हमजा के पास 2,000 रुपए हैं, उसने 14% जो है 2,000 में से 14% की स्टेशनरी ले ली है, तो आप बताएं कि पीछे उसके पास कितने जो हैं पैसे बचेंगे अगर वो 14% की ले लेगा। तो यहाँ से होप सो कि आपने सर इत्तेशामुल हक के जो जनरल एबिलिटी के और मैथमेटिक्स के जो हैं वो लेक्चर्स लिए होंगे। अगर तो वो लिए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 14 यहाँ पे हम ले लेंगे, परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100,
ऑफ है तो उसको हम मल्टीप्लाई कह लेंगे, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है 2000। जब आप इस तरह क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह पे 100, सॉरी मल्टीप्लाई एंड 2000, तो इसके नतीजे में आपका जो आंसर है वो इजीली निकल आएगा। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 75,000 की प्रिंसिपल की रकम पर 9% सालाना की शरह से 3 साल का मार्कअप होगा। अब उन्होंने हमें कहा है कि 3 साल का जो मार्कअप है आप लोगों ने वो बताना है, तो ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है ये देख लेते हैं। 75,000 जो है रकम है, 9% सालाना की शरह से, 9 यानी 9% की बात की गई है। ठीक है, 3 साल का मार्कअप, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब 9% है तो हमेशा डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75,000 कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास इसका जो आंसर निकलेगा ना, 75,000, इसका जो आंसर मेरे पास निकलेगा इस कंप्लीट 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75,000, जो आंसर निकलेगा ना, आंसर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमने कहा है 3 साल का मार्कअप। टोटल तो उसका हमने निकाल लेना है कि सालाना की शरह से कितना निकल रहा है, लेकिन 3 साल का मार्कअप जो है वो हमने फाइंड करना है, तो आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आपका आंसर जो है वो इजीली निकल आएगा। इस वक्त मैं निकाल नहीं रही सॉल्यूशन क्योंकि टाइम कम है, तो जस्ट फॉर्मूला के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। दो मिकदारों में से एक मिकदार बढ़े या कम हो तो दूसरी मिकदार भी इसी निस्बत से बढ़ती या कम होती है, यानी एक मिकदार जो है वो इंक्रीज होती है तो उसके साथ एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इस तनासुब को क्या कहेंगे? तो इसको नाम दिया जाता है तनासुब रास्त का। ठीक है, तनासुब रास्त। अगर हम तनासुब माकूस की बात करते हैं तो इसमें एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं एज कंपेयर टू इट। अगर हम हमारे तनासुब मुरक्कब की बात करते हैं या फिर इसको मरकजी तनासुब जो है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों जो हैं जो सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा बराबर रहेंगे, इक्वल अमाउंट रहेगी। अगर हम बात करते हैं मुतगय्यरात की, तो इसमें एक जो है वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में चेंज हो सकता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक कंडीशन या एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो सकती है। जैसे हम सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि मिकदार बढ़ रही है, कम हो रही है। एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, तो उससे तनासब रास्त, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, उससे तनासब माकूस। बस यही आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। 29 हो गया। 30, ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर देन और लेसर देन, अगर ये इलामात किसी मसावात में पाई जाएं तो क्या कहलाते हैं? तो मसावात किसे कहा जाता है? ये तो हमारे लिए इजी हो गया। मसावात इक्वल साइन के लिए हम यूज करते हैं मसावात। ठीक है, इक्वल। गैर मसावात यानी इक्वल नहीं है, ग्रेटर, लेस या फिर ग्रेटर देन और लेसर देन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, गैर कसीर रकमी यानी बहुत ज्यादा उसकी तादाद नहीं है। गैर कसीर, कसीर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। यक दर्जी मसावात यानी सिर्फ एक दर्जे पर मौजूद, या फिर एक जो हम कह सकते हैं वर्ड पर मुश्तमिल जो मसावात होंगी उनको हम यक दर्जी मसावात का नाम देंगे। तो यहाँ पे ये तमाम में जो करेक्ट आंसर होगा वो गैर मसावात है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, तो गैर मसावात और गैर मसावात यहाँ पे इनका डिफरेंस हमें पता होना जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीगर्स इज 90, फाइंड द इंटीगर्स। अब यहाँ पे ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, बड़ी मजे की चीज है। अगर हम ले लेते हैं दो कंसेक्टिव फिगर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 करें। ठीक है, सॉरी,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। जब 90 इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 हो गया। ठीक है, दो कंसेक्टिव इंटीग्रल्स भी हो गए हैं। प्रोडक्ट हमने लेना है, अभी हमने लिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जीरो चला गया। अब मैंने इसको कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, मैं कहती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x मैं ले लेती हूँ। तो पीछे मेरे पास क्या बचता है, 1 ही बचता है, 90 बचता है। क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो इस वजह से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 10 आ जाएगा सिंपल वे में, x इंटू एक्स प्लस 10। इसके अलावा जब मैं 90 की बात करूंगी तो -9 इंटू एक्स प्लस 10, अगेन माइनस माइनस मेरे पास 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या है, एक्स प्लस 10, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूंगी। कैसे पुट करूंगी मैं, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ वैल्यू एक्स प्लस 9 की या एक्स प्लस 10 की। पहले एक्स प्लस 10 की ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक्स प्लस 10 में मैं क्या करती हूँ कि एक्स इज इक्वल टू -10 कर ले। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -10, ये मेरे पास एक्स का आंसर आ गया। एज कंपेयर टू इट अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्या लेके आऊंगी, सिंपल वे में एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे एक्स प्लस 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने -10 यहाँ पे भी +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी +1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक्स प्लस 1 जो है वो -9 के इक्वल है। ठीक है, यानी मेरा एक्स जो है वो -9 के इक्वल है। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। इसके अलावा फिर मैं बात करती हूँ अगेन, अब मेरे पास -10 और -9 आ रहा है। एज कंपेयर टू इट अगर मैं बात करती हूँ कि एक्स -9, ये वाला वेरिएबल लेती हूँ, एक्स -9, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करती हूँ, एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 9 मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर मैं कहती हूँ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, अभी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की है, क्या मेरे पास आई है 9, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आंसर लूंगी, एक्स प्लस 1, सिंपली भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं 0 कह देती हूँ, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास 10। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएंगे ना वो क्या होंगे, या तो मेरे पास +9 और +10 होगा, अभी जैसे मैंने आंसर निकाला है लास्ट पे। ठीक है, 9 या 10, या फिर मेरे पास आंसर होगा -9 और -10। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर करेक्ट वाला आ रहा है वो -9 और -10 है। बाकी जो है मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी। इस तरह मैंने कंसेक्टिव इंटीगर जो है उनको उनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और मूव करते हैं हम लोग। दी गई मसावात के रूट्स का हासिल ज़रब है 3x² प्लस 4x माइनस 9। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसकी शॉर्ट सी ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे सॉर्ट आउट करना है इसको। हम कह देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है ए की वैल्यू मैं ले लेती हूँ, तीन कंसीडर कर लेती हूँ, ए इज इक्वल टू 3 जो x² है, बी इज इक्वल टू 4 ले लेती हूँ, ठीक है, और सी इज इक्वल टू मैं 9 ले, सी इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ रूट्स का हासिल ज़रब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे पास 4 जो है, 3 और 9 जो है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, -9/3, यानी मैंने सी ओवर ए कर ली। ठीक है, हासिल ज़रब, तो मैं क्या करूंगी, -9/3 कर लूंगी, 3 3 9 कर लूंगी, और मेरे पास -3 जो है मेरा करेक्ट आंसर निकल आएगा। इस तरह मैं इनका जो है स्क्वायर रूट जो है, प्रोडक्ट स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर लूंगी। उसके बाद थोड़ा सा और नेक्स्ट मूव करते हैं 33 पे, इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं इस वजह से स्किप नहीं कर पा रही। उसके बाद एक मुसल्लस के दो इजला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे जिला की लंबाई के होता है। ये जो है ना मुसल्लस के जो रूल्स हैं मैथमेटिक्स में, आई थिंक ये 8th या 9th की मैथमेटिक्स में मुसल्लस के जो हैं उनके रूल्स ये बताए गए हैं कि एक मुसल्लस के जो दो साइड्स होती हैं ना, अगर वो इक्वल होती हैं, ठीक है,
जैसे मैं एक यहाँ पे मुसल्लस ले रही हूँ, ये वाली, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। एक मुसल्लस के दो इजला की लंबाइयों का मजमुआ, ठीक है, तीसरे इजला की लंबाई के जो है कितना होता है। अब इन दोनों का जो मजमुआ है ये इससे बड़ा होता है, ठीक है। या फिर एक और इसके लिए रूल इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। यहाँ इसके लिए मुसल्लस के दो अजला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे जिला की लंबाई से बड़ा होता है, उनके इक्वल नहीं होता। या अब हम कहते हैं ना कि मुसल्लस जो है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें तमाम जो है वो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं होता, बल्कि ये बड़ा और छोटा होता है। दो इजला जो हैं वो बड़े होते हैं, एक छोटा होता है, या फिर एक बड़ा हो जाता है, बाकी दो जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो सेकंड रूल आपको बताने जा रही थी वो वाला, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, एक शुआ कितने सिरों पर मुश्तमिल होती है। तो जब भी आप रेडिएशंस की बात करते हैं तो उनका एक ही जो है वो सर होता है, एक एक ही टेल होती है। तो कितने सिरों पर मुश्तमिल होती है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही सर होता है, एक ही सिरा होता है, ठीक है। एक तरफ ही वो मूव करती है, दो तरफ मूव नहीं करती। अगर दो तरफ मूव करेंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वो मेरे पास रेडिएशन नहीं आएगी, शुआ नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा a line always has two sided arrows, a line segment has always two end points। ये इन एडिशन उन्होंने जो है वो चीज बता दी है, अगर आप लोग मजीद इसे याद करना चाहें तो वेल एंड गुड। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, मुसल्लस की दी गई लंबाइयों में से किससे मुसल्लस जो है वो बन सकती है। इसका सिंपल जो है ये इसके रूल्स के अकॉर्डिंग 5 सिम, 4 सिम और यहाँ पे 2 सिम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थ्योरम में चीज इस्तेमाल की गई है, ट्राइंगल इज फाउंड व्हेन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड अनदर थ्योरम इज द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। ये अभी मैंने आपको पिछले पीछे जो है इसको कंप्लीट बताया है। तो डी ऑप्शन इससे रिगार्डिंग करेक्ट है। 120 120 तलबा की क्लास क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। 120 तलबा हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो 120 है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो कितने हैं होंगे मेरे पास, 50। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गर्ल्स जो हैं वो कितनी होंगी, आप वो फाइंड आउट करें, रेशियो फाइंड करें गर्ल्स की। तो मैं क्या करूंगी, 120 को क्या कर दूंगी, माइनस कर 120 माइनस 50 कर दूंगी। मेरे पास पीछे क्या आंसर बचेगा, 70, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि टोटल में से मैंने गर्ल्स की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगी 120 रेशियो 70, ठीक है। ये जो मेरे पास रेशियो है मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगी, या फिर मैं लिखूंगी 70 रेशियो 120, यानी 70 को पहले लिख लें क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। 120 लिख ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 10 7 70 और 10 12 120, 10 12 120, तो 7 रेशियो 12 जो है मेरा इसका आंसर आ रहा है, यानी 7 रेशियो 12 जो है वो गर्ल्स की रेशियो इसमें मौजूद होगी। तो आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 7 रेशियो 12 हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, अब इजी चीजें आ रही हैं। बट 36 37 ज्योमेट्री किस जुबान का लफ्ज है, ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक एक तो लातीनी यानी लेटिन, ग्रीक यूनानी वर्ड है, ठीक है। और जियोमेट्री, जियो दो ज्योमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लिया गया है। जियो मींस अर्थ एंड मेट्री मींस मेजर, यानी अर्थ की मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है। जुमले में कोसैन के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदेही करें, और कोसैन जो है ये दोनों साइड पे ब्रैकेट होती है। तो देखें, असलम रात देर से आता है। अब असलम कौन है, मेरा हमसाया, वो ब्रैकेट में बता दिया गया है। अब असलम मेरा फिर देर से आता है, अब ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमसाया रात वो एक सेपरेट चीज हो जाती है। फिर एक और चीज देखते हैं नेक्स्ट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक और चीज देखते हैं। असलम मेरा हमसाया रात हमसाया आता है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। कोसैन जो है वो उस सेंटेंस को भी पूरा कर रहा है और उसकी रीजन भी बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। गुज़श्ता साल चावल की फसल कम हुई, सम नकरा के एतबार से साल है।
इसम नकरा वो इसमें है जो कि कोई भी आम चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, और इसम मुअर्फा कोई भी स्पेसिफिक या खसूसी चीज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इसम ज़र्फ़े मकान, इसम इसकी डिफरेंट जो है इकसाम बताई गई हैं। तो गुज़श्ता साल अगर तो मैं बात करती हूँ किसी जगह की, ठीक है, तो उसमें मेरा इसम ज़र्फ़े मकान आएगा। अगर मैं बात करती हूँ जमाने की, गुजरे हुए की, आने वाले की, या जो गुजर रहा है उसकी, तो मेरे पास वो होगा जमाना, इसम ज़र्फ़े जमा। तो यहाँ पे इसम ज़र्फ़े जमा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अ, यहाँ पे इसम आला, आले से रिलेट कोई भी कैंची, छुरी वगैरह आ जाती है इसमें। सोत कोई भी आवाज से रिलेटेड, जैसे छन छन वगैरह की आवाज होती है। दुरुस्त मुहावरा, चिराग तले अंधेरा, कुर्सी तले अंधेरा, मेज तले अंधेरा, छत तले अंधेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता है, चिराग तले अंधेरा। पिछले हफ्ते चिनियाट में शादी की तकरीब में शिरकत की, वहां इंतजाम अच्छे ना थे। बिजली बंद होने की वजह से लोगों का बुरा हाल था, लोग लुत्फ अंदोज भी नहीं हुए। मज़कूरा गुफ्तगू निशानदही करती है किस चीज की? इस्तलाह करना, कि किसी चीज को बेहतर करने की कोशिश करना। तामीरी, किसी नई चीज को बनाना। क्लासिकी यहाँ पे ऐड नहीं की गई, वो एक डिफरेंट टाइप की आर्ट होती है। तनकीदी गुफ्तगू की गई है, तनकीद की गई है कि वो अच्छी नहीं थी, और हम जो है उसको एंजॉय भी नहीं कर सके, तो ये तनकीदी गुफ्तगू में आएगी। विच बलोची पोएट वाज फ्रेंड ऑफ फैज अहमद फैज? यहाँ पे जो बलोची पोएट हैं वो मीर गुल खान नासिर हैं, और ये मीर गुल खान नासिर एक पोएट भी हैं। ठीक है, बलोची पोएट वैसे तो बता दिया गया है। इसके अलावा ये जो है क्या कह रही थी, गुल खान नासिर, ये फॉर्मर फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बलोचिस्तान भी रह चुके हैं, यानी पॉलिटिशियन भी हैं, रह चुके हैं नहीं, यानी अब नहीं है। फॉर्मर मिनिस्टर थे एजुकेशन, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बलोचिस्तान। इसके अलावा जर्नलिस्ट, पोएट, पॉलिटिशियन, और पोएट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जाबर बिन हयान की बात करती हूँ, तो 721 एडी में वो पैदा होते हैं। केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्हें कहा जाता है। इसके अलावा उनकी डेथ जो है वो 815 में होती है, और उनकी एज जो है वो 94 में 94 ईयर्स की होती है, और उनकी डेथ कूफा में होती है। ठीक है, और उनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है जिसके बारे में पूछा भी जा सकता है वो है किताबुल कीमिया, केमिस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा इसम आला की निशानदही, तो इसम आला जो कि तेज धार, या फिर ऐसी कोई चीज जो हम कह देते हैं कि सुई कैंची, जिससे तकलीफ होने के या फिर जख्म होने के खदशात होते हैं, कहा जा सकता है कि वो इसम आला में आते हैं, तो सुई कैंची उसमें आता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज अकर्ड इन विच हिजरी? तो तकरीबन 8 हिजरी को मक्का जो है वो फतह होता है। और जब शादमाने जो है वो मनाए जाते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का पे एंट्री पे, 8 हिजरी को जो है ये मक्का फतह होता है। और ये तकरीबन अगर हम 8 हिजरी की बात करते हैं तो ये रमजान का महीना था, तकरीबन 10 से 20 के रमजान के दरमियान में। और एडी तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 630 एडी, यानी एनो डोमिनी की बात करते हैं उससे रिलेटेड, तो इन द ईयर ऑफ गॉड। तो ये 8 हिजरी की बात की गई है। 630 एडी की, ये मैं एडिशन कर रही हूँ कि अगर एनो डोमिनी के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो वो आपको आइडिया हो। लाका अंदेश से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहुर्सत, तो यहाँ पे फहरिस्त जो है पूछी गई है। दूर अंदेश, खैर अंदेश, मुसलहत अंदेश इसका करेक्ट आंसर है। ये इजी है। सादिया एक खूबसूरत लड़की है, इस जुमले में खूबसूरत इसम नकरा है। यहाँ पे खूबसूरती जो है वो कोई चीज ऐसे ही नहीं शामिल की गई जिसमें हम कह सकें कि ये मखसूस है। ठीक है, तो इसम नकरा है। इसम मुअर्फा जो है वो मखसूस चीज के बारे में बताता है। इसमें जमीर जो है वो किसी दूसरे इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। इसके अलावा मनी ऑर्डर में वसूल करने वाले का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो वसूल करने वाले के कॉलम में ही लिखा जाएगा। और कहाँ लिखा जाएगा? रदीफ वार अल्फाज, तो रदीफ जो है वो बार बार रिपीट होते हैं वर्ड, उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे रदीफ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? इब्तदा बात रोशनी नहीं रिपीट हो रहा है। इब्तदा हमेशा इजाजत बात नहीं, बात तारीख कलम किताब नहीं, बात काम बात इजाजत। तो बात 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो वो रदीफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
तो हम इसे रिदीफ कहेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेहन साफ किया जाता है, इसमें बनने वाला फेल हाल मारूफ होगा। फेल हाल हमें पता है कि जो प्रेजेंट चीज के बारे में बताता है, लेकिन फेल मारूफ की बात करते हैं तो इसमें अगर हमें कोई भी फाइल के बारे में मालूमात होगी तो उसे हम कहेंगे कि वो मेरे पास फेल हाल मारूफ है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ इस अब देखें, सेहन साफ किया जाता है। अब यहाँ पे असलम का तो बात ही नहीं थी ना, असलम सेहन साफ करता है या सेहन साफ होता है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। या फिर सेहन साफ किया जाता है, तो सेहन साफ किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पे फाइल को जो है वो मेंशन किया जा रहा है, मालूम है, लेकिन हम बता नहीं रहे, तो सेहन साफ किया जाएगा इज द करेक्ट आंसर। देखो डैश किस करवट बैठता है, तो ऊंट होगा इसका करेक्ट आंसर। सरबरा इदारा ने तमाम तलबा को तंबीह की कि आइंदा कोई बच्चा पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तहरीर में बयान हुआ है हुक्मनामा। दरखास्त, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप बच्चों आप फूल ना तोड़ें, तो बच्चे जो हैं वो दरखास्त पे अमल नहीं करते बल्कि हुक्म पे अमल करते हैं, सख्ती से कहा जाए तो। एज कम्पेयर टू इट, फैसला भी एक अलग चीज है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो वो हुक्मनामा होगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली गजाई फसल जो है वो गंदुम है। मानी के लिहाज से नजरिया की बुनियाद जो है वो तारीख और जगराफिया पर रखी गई है, क्योंकि नजरिया नजरिया ना रस्म रिवाज पर है ना जमीन और माहौल पर है, बल्कि नजरिया तारीख और जोग्राफिया की बिना पर है कि कितना हमारे पास एरिया है कि इसके रिगार्डिंग हम जो है कब कैसे ले सकते हैं इस जगह को, हम हमारी हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो हमारा बुनियादी जो नजरिया है वो तो इस्लाम ही है, लेकिन तारीख और जोग्राफिया की बिना पर जो है नजरिया की बुनियाद भी रखी जाती है। इसके अलावा मानी के लिहाज से पूछा गया है, तो इस वजह से तारीख और जोग्राफिया लेंगे। नेम द नॉन मुस्लिम नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें ईरान और अफगानिस्तान है, बट दे आर इनमें मुस्लिम कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी की बात करते हैं तो वो भी नहीं आते। नेबर कंट्रीज का पूछा गया है तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड कोई भी नहीं। इंडिया और चाइना दोनों आते हैं, दोनों हमारे जो है इनके साथ हमारी बॉर्डर लाइंस हैं। तो चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, अगर हम इनकी बात करते हैं वन बाय वन, तो चाइना हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे है हमारे, ईरान वेस्ट साइड पे है, इंडिया साउथ वैली साइड पे है हमारे, और अरेबियन सी जो है वो भी साउदर्न वाली साइड पे हमारे मौजूद है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास। अफगानिस्तान जो है वो यानी साउथ, सॉरी, अफगानिस्तान जो है वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, ऑलरेडी बता दिया आपको। तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्रीज का पूछा गया तो वो इंडिया और चाइना होंगे इसके अंदर। इसके अलावा नेम द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाती है, तो साउथ एशिया की अगर बात की जाए ना, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आ जाता है। ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट की बात की गई या साउथ की बात नहीं की गई, तो उसमें मेरे पास इंडिया और सॉरी इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रिप्स जो मिशन था उसकी तजावीज जो थी, तीन थी, उनमें कहा गया है कि क्या तय पाया कि अंग्रेज दौरान जंग हिंदुस्तान का इक़्तिदार छोड़कर चले जाएंगे। तो इसमें से अ, हिंदुओं को दिया जाएगा इक़्तिदार, अपने पास रखेगा, मुसलमानों को देगा। तो जो क्रिप्स मिशन की तजावीज थी वो मुख्तलिफ थी। कौन कौन सी थी? जंग के बाद बड़े सगीर का जो ताज है वो बरतानिया के मातहत होगा, यानी उनके अपने पास रखेगा, ये पहली उसकी तजावीज थी। इसके अलावा अमूर खारजा और मवासलात की वगैरह की बात की गई थी, तो वो कहा गया था कि हिंदुस्तानियों के सुपुर्द किए जाएंगे। और इसके अलावा मरकजी और सूबाई असम्बली जो है उनको मुंतखब करने का जो है या चुनाव करने का इख्तियार जो था वो अरकान को हासिल होगा, ये तीसरा था। लेकिन पहले में यही मेंशन किया गया है कि हिंदुस्तान का इख्तिदार जो है वो किसके पास होगा, बरतानिया के पास, ब्रिटिश के पास। ठीक है, ताज बरतानिया के मातहत होगा। हज के मौका पर हजरत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए खवातीन के मुकाम मर्तबा को उजागर किया जाता है। किस मुकाम पर? अरफा के मुकाम पर तो नहीं है, क्योंकि अरफा पर तो जो है वो रात गुजारी जाती है वहां पे, और यौम अरफात कह सकते हैं। इसके अलावा हजरे अस्वद भी नहीं कह सकते, वही पत्थर जिन्हें नसब किया जिसे नसब किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
लोगों की मदद से सफा और मरवा के मुकाम पर जब उनके जो बेटे हैं हजरत इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी, तो उस मुकाम पर जो है हजरत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए, जो कि हजरत इब्राहिम की बीवी हैं, और उन्हीं की याद में जो है वो कुर्बानी की जाती है ईद उल अजहा के मौका पर। तो ये तमाम स्टोरी उनसे रिलेट करती है। ये सफा और मरवा का मुकाम है, ठीक है, यहाँ से आबे जमजम जो है वो निकला। पाकिस्तान की अहम तरीन दरामदात दरामदात और बरामदात में हमें यहाँ डिफरेंस पता होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट यानी लेना और एक्सपोर्ट देना। इंपोर्ट दरामदात, एक्सपोर्ट बरामदात। तो दरामदात जो है यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, यानी हम लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज से और देते हैं क्या है, कपास, चावल, गंदम। चलवोजा का दरख्त जो है वो कम बारिश वाले पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, क्योंकि ज्यादा बारिश में भी और दरमियानी बारिश में भी वो प्लांट्स जो हैं, सॉरी ट्रीज जो हैं, वो एक्सिस्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा दरियाए सिंध जाकर गिरता है बहीराए रोम में, बहीराए असवद में। इसके अलावा नेक्स्ट है बहीराए अहमर में, बहीराए अरब में। तो बहीराए रोम की बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। अगर हम बहीराए असवद की बात करते हैं तो ये ब्लैक सी है। इसके अलावा बहीराए अहमर जो है ये भी शामिल नहीं है। लेकिन जो हमारे पास बहीराए अरब है ना, जो यानी अरेबियन सी जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे जाके जो है हमारा जो क्वेश्चन था दरियाई सिंध वहां जाके गिरता है। सुबह केपीके से ताल्लुक रखने वाले सूफी बुजुर्ग यहाँ पे पश्तो शायर हैं। सूफी पश्तो शायर रहमान बाबा जो हैं वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सूफी बुजुर्ग हैं, बाकी नहीं है। जनूबी पंजाब में पाई जाने वाली नहरें जो हैं, बारानी नहरें कौन सी वाली नहरें होती हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सैलाबी नहरें जो सैलाब के नतीजे में बनती हैं, गैर सैलाबी जो कि सैलाब के नतीजे में नहीं बनती। दवामी नहरें कौन सी नहरें होती हैं, जो कि तमाम कह सकते हैं कि जिनसे तमाम साल पानी जो है वो हासिल होता है। इसके अलावा बारानी नहरों की बात करते हैं तो ये वो नहरें हैं जो कि बारिश के नतीजे में बनती हैं, यानी बारिश के नतीजे में ये स्टार्ट होती हैं। तो जनूबी पंजाब में बारानी नहरें जो हैं, उन्हीं के नतीजे में जब बारिश आती है तो उनको खोल कर पानी दिया जाता है, खेतों वगैरह को भी। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट हिंदू जहनियत की अक्कास करती थी, जिसमें जुदागाना हक इंतखाब मान लिया गया, अंग्रेजों की हमायत की गई, मुसलमानों के मफाद को रद्द किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि उनकी जहनियत का आइडिया हो गया कि वो मुसलमानों के मफाद को रद्द कर रहे हैं, कि मुसलमानों को भी एक सेपरेट कंट्री की जरूरत है। हालांकि हमने ऐड किया था कि हम और इंडिया जो है या हिंदुस्तान जो है ये अलग अलग मुमलकत है, ये सेपरेट है, अपने अपने नजरिए के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमको सेपरेट किया जाए, ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये बात नहीं की गई, मुसलमानों का जो मुफाद था उसको रद्द किया गया और अपने मफाद के लिए काम किया गया, मेहनत की गई। इस्लामी और मशरकी पहलुओं का इजहार होता है किससे, पाकिस्तानी सकाफत से। तो हमारा इस्लाम है तो पाकिस्तानी सकाफत ही होगी, इजी है। नेम द एरिया विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। तो ये मेरे पास वाखन कॉरिडोर है या फिर वखन कॉरिडोर है। सीज फायर लाइन, रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल ये इसमें शामिल नहीं है। कैसे शामिल नहीं है, सीज फायर या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल एक ही है जो कि कश्मीर है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है। और रेड क्लिफ जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है। सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, रेड क्लिफ लाइन ये यानी नहीं बिलोंग करती, बट वखान कॉरिडोर जो है ये रिलेट करता है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को आपस में। इनके दरमियान डिफरेंट जो है एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुआहदात हुए हैं, जो ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हुए, ठीक है। तो ये रिलेट कर सकते हैं वहां से, वखान कॉरिडोर से। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, इस एक्ट का कंप्लीट नाम भी यही है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। तो 2006 में ये एक्ट है जो है वो पास हुआ है, ताकि वुमेन को जो है वो प्रोटेक्शन दी जा सके अगेंस्ट अब्यूज एंड वायलेंस। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने 1945-46 के इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल की, जिससे साबित हुआ कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, ना कि कांग्रेस का रवैया मुअस्सबाना था।
मुस्लिम लीग का हक था कि वो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करे, बाकी सारे जो है वो सेपरेट पॉइंट रह जाते हैं। वादी गोजाल में पाया जाने वाला ग्लेशियर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि वैली जो गोजाल है उसमें कौन सा ग्लेशियर मौजूद है। इस पर ब्याफो और बाल्ट्रो जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे बटूरा जो है वादी गोजाल में पाए जाने वाला ग्लेशियर है। ठीक है, बटूरा। और ये खंजराब पास जो है ना, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड है पाकिस्तान की, जहाँ पे खंजराब पास है, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर भी मौजूद है यहाँ पे, यानी अपर हंजा जो है ना, हंजा वैली वाली साइड पे, वहां पे ये गोजाल वैली मौजूद है, जहाँ पे बटूरा जो ग्लेशियर है मौजूद है वहां पे। इसके अलावा जो हिस्पर है और ब्याफो है, या फिर नेक्स्ट बाल्टूरो है, ये तमाम जो है ये कराक्रम, कोहे कराक्रम यानी गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे मौजूद है। इनकी जो लेंथ है वो भी डिफरेंट है। बटूरा की 57 किलोमीटर है। इसके अलावा जो बाल्टूरो है उसकी 63 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्याफो की 67 किलोमीटर है। और इस पर की 49 किलोमीटर है, अगर करना चाहें तो। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 13वीं आईनी तरमीम के तहत सदर के इख्तियारात को, अब पहले तो सदर सदर के पास जो इख्तियारात थे उसमें ये था कि सदर जो है वो किसी भी टाइम जो है वो तमाम जो सेनेट के मेंबर्स हैं और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको खत्म कर सकता है। ठीक है, कंप्लीटली उनको खत्म करके नया एक आइन बनाया जाएगा, नए दस्तूर के मुताबिक चीजें चलेंगी। लेकिन दूसरे दौर में 13वीं आईनी तरमीम के तहत सदर के अख्तियारात को जो है खत्म करने के बजाय थोड़ा महदूद किया गया, नैरो किया गया, यह नहीं कि बिल्कुल खत्म किया गया। तो नवाज शरीफ का दूसरा दौर भी हमें पता होना चाहिए, पहला दौर भी हमें पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट जो उनका था वो 1990 टू 1993 था, नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा दौरे हुकूमत जो है वो तकरीबन 1997 से 1999 तक रहा है। और फिर तीसरा दौरे हुकूमत जो है वो 2013 से 2017 तक रहा है, और उसके बाद फिर वो नाअहल करार दिए गए, और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तकसीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले कारखाने और बैंकों की कितनी तादाद थी, तो कारखाने तकरीबन 44 थे और जो बैंक थे वो 99 थे। किस रीजन में थल का रेगिस्तान फैला हुआ है, तो ये मियां वाली, खुशाब, लिया और भक्कर वाली साइड पे है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी थल ही है। ठीक है, थल का रेगिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेमस पोइटस ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इज हबाबा खातून। हब्बा खातून जो है, ये हब्बा खातून जो है ये कश्मीरी मुस्लिम है। ठीक है, और इनको कहा जाता है कि ये कश्मीर की शान माना जाता है, हब्बा खातून। आबादी की गिनती का अमल कहलाता है, तो हमें पता है मर्दमशुमारी किसी कौम का रहन सहन उसकी सकाफत के मुताबिक देखा जाता है। इसके अलावा सेंट्रोमेयर, साइंस का क्वेश्चन है, सेंट्रोमेयर जो है वो स्पिंडल्स बनाते हैं। और क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमेयर्स मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में ये कंप्लीट जो है प्रोसेस नहीं हो रहा होता, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। और साइटोप्लाज्म जो है जिसके अंदर तमाम जो हमारे, हम कह सकते हैं कि डबल और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मर्ज होते हैं, वो एक फ्लूइड होता है। तो सेंट्रोमेयर स्पिंडल्स बनाते हैं। इसके अलावा इमेजिनरी लाइन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। हमेशा हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि हमने इमेजिनरी लाइन ली है, कोई भी हम उसके अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं यहाँ पे यूं करके, यूं इमेजिनरी लाइन के अराउंड, तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं उनके स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। और यहाँ पे ना तो विटामिन है, ना लिपिड्स है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि एंजाइम्स बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्रोटीन एंड रिलेटेड टू एंजाइम्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करने के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर में कौन सी धातें इस्तेमाल होती हैं, तो वो स्टील और कॉपर है। ये इतने यानी ये जाने माने से क्वेश्चन है, इनमें हम जो है एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहती। इसके अलावा ग्रेविटेशन का कानून जो है वो मुताबिकत रखता है, ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है,
या फिर ऑपोजिट इन डायरेक्शन वो रिएक्शन होगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ना लॉ ऑफ मोमेंटम, ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है न्यूटन का। ठीक है। उसके अलावा इंसानी आंख में किसी जिस्म का इमेज किस जगह पर बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। रेटिना कहाँ पे मौजूद होता है? हमने आई का स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने सेशन लिया है तो आई का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे पीछे पीछे वाली साइड पे जो है रेटिना मौजूद होता है। यहाँ पे हमारे स्टार्ट में कॉर्निया मौजूद होता है। यहाँ पे कॉर्निया से आगे प्यूपल मौजूद होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, डिलेट करता है। जब तेज रोशनी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अदरवाइज डिम लाइट में डिलेट कर जाता है। इसके अलावा जो है आयरलेस भी नहीं, आइरिस जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं है, वो यहाँ पे वो भी स्टार्ट में मौजूद होती है। बट कोर जो रेटिना है ना, वो यहाँ पे पीछे, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे पीछे जाके कॉर्निया पे इमेज बनती है, और फिर ये जो है हमारे ब्रेन की तरफ यहाँ पे नर्व्स के जरिए मैसेज आता है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है कि इमेज कैसे बनता है। तो मैं इमेज जो है इन एक्चुअल रेटिना पर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट वो क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा फोटोसिस्टम्स भी हैं, बट सबसे ज्यादा जो है वो रोल किसका है? क्लोरोफिल ए का। बी भी है, कैरोटीनॉइड भी है, फोटोसिस्टम्स भी हैं, बट क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे सिक्यू गेज का जो है वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। बैरोमीटर होता है। स्टेथोस्कोप किस लिए इस्तेमाल होता है? जो हमारी हार्ट बीट है उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा हाइग्रोमीटर जो है ये इस्तेमाल होता है किस काम के लिए? ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स, अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का भी अपना काम, और न्यूट्रोफिल्स जो है वो तो बिल्कुल नहीं। मोटी जिल्द वाले खुश्क तरीन माहौल में रहने वाले पौधे कहलाते हैं। खुश्क तरीन के वर्ड से जीरो फाइट आ जाता है। हाइड्रो वाटर में रहने वाले। हेलो जो है वो नॉर्मल एनवायरमेंट में रहने वाले। एरो जो है वो मॉइस्चराइज्ड एनवायरमेंट में रहने वाले, और जीरो जो है वो बिल्कुल खुश्क माहौल में रहने वाले। और मोटी जिल्द होती है जिसकी वजह से वो उनके अपने अंदर जो है वो देर तक पानी जो है उसका स्टोरेज भी कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। इस और खुश्की की वजह से उनकी जिल्द जो है वो खुरदरी हो जाती है, सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों? ये पोलर होता है नेचर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बट आयनिक बॉन्डिंग इसमें मौजूद नहीं होती। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, तो इन्हें हम एम्फोटेरिक का नाम देंगे। एसिड जो है मेरे पास एसिड्स आ जाते हैं, साल्ट भी मेरे पास एसिड ही है, बट एम्फोटेरिक जो बहुत एसिडिक एंड बेसिक होंगे उन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है। इसके अलावा सोलवे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ओ। अब ये सोलवे प्रोसेस जो है ये इसे अमोनिया सोलो प्रोसेस जो है इसका नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हम एक कंप्लीट प्रोसेस लिख के देख लेते हैं ताकि हमें ये याद रह जाए। सोलवे प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। इसमें सबसे पहले तो हम साल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं। उसके साथ हम लोग क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कर लेते हैं। उसके साथ फिर हम अमोनिया और वाटर ऐड कर लेते हैं, NH3 एंड H2। ये कंप्लीट प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में सॉल्वे प्रोसेस से रिलेटेड रह जाए। और इसमें फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है? इन एक्चुअल आई वांट टू शो दिस NaHCO3, यानी अमोनियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं NaHCO3 की फॉर्मेशन हो रही है। और इसके साथ साथ मेरे पास NH4Cl जो है वो बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे NaHCO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट की बात कर रही हूँ कि उसकी फॉर्मेशन हो रही है। सॉरी सॉरी सोडियम कार्बोनेट की, अमोनियम की नहीं, सोडियम की। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोसेस आता है, बाकी इसमें शामिल नहीं होते। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास आ जाता है liquid hydrocarbons can be converted to a mixture of gaseous hydrocarbons by cracking।
अब ऑक्सीडेशन जो होता है, इसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन कब होती है, जब कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन की एडिशन होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और क्रैकिंग एक वो प्रोसेस है, वी कैन से दैट कि कोई भी हैवी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लाइटर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय हीट, बाय प्रेशर या किसी भी कैटलिस्ट के जरिए। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हम लेंगे इसमें, हम वाटर का यूज करते हुए डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। अब लिक्विड जो है हम कह सकते हैं कि ये हैवी है, और गैसियस जो है ये लाइटर हाइड्रोकार्बन हैं। तो क्रैकिंग के प्रोसेस के जरिए इनमें कन्वर्जन हो सकती है। हाई प्रेशर का हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे हीट का भी यूज कर सकते हैं। मार्गरीन इज मेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ, जो मार्गरीन होता है ना, ये हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल बटर इसे कह सकते हैं। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है इसको हम बना सकते हैं वाटर की एडिशन से। ठीक है। इसमें बाकी नहीं, क्लोराइजेशन, कार्बोनाइजेशन या डीकार्बोनाइजेशन कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, सिंपली हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन की एडिशन से हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी इजी है। शादीशुदा जानी शरीयत की रूह से किस सजा का मुस्तहिक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कौन सा वर्ड, वो है रजम। रजम में पत्थर मारे जाते हैं ऐसों को, जैसे हम कहते हैं ना कि रुस्वा करके उस इलाके से निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो रुस्वा पत्थर मार करना उन्हें निकाल दिया जाता है, उस रजम। ठीक है। उसके अलावा कोड़े मारना वो एक अलग चीज है। माल की कम अज कम मिकदार जिस पर जक़ात वाजिब होती है उसे निसाब कहा जाता है। ना नसब, ना अतब, सॉरी अदब, ना उशर, कुछ भी नहीं इसमें शामिल। हक और बातिल में फर्क करने वाली कुव्वत को फुरकान कहा जाता है। इजी है। कुरान करीम में ऊँटनी का मुअज्जा किस पैगंबर से मंसूब हुआ, तो हजरत साले अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उन्होंने क्या कहा कि आप ना हमें 10 माह की जैसे कहते हैं प्रेग्नेंट जो कैमल होता है ना, फीमेल ऊँटनी जो है, आप हमें इस पहाड़ी पर दिखा दें, निकाल कर दिखा दें, तो हम मान जाएंगे कि आप जो हैं वो पैगंबर हैं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ मांगी खुशू खसू से, और कहा कि या अल्लाह इन्हें अपना मुअज्जिज़ा दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने जब उन्हें वो ऊँटनी दिखाई, तो जो लोग वाकई में ईमान लाने वाले थे वो ईमान ले आए, और जो नहीं लाने वाले थे इस पर भी वो ईमान नहीं लेके आए। ठीक है। ये हजरत साले से बिलोंग करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक गजवा उहद में शहीद हुए। ठीक है। और इसके अलावा बगैर बाप के मुअज्जज़ाना तौर पर हजरत ईसा पैदा हुए, और उनकी वालदा का नाम हमें पता है हजरत मरियम है। जब मोमिनों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। सुबहान अल्लाह कहने की इस्लाह में क्या कहते हैं, को इस्लाम में क्या कहते हैं, तस्बीह कहते हैं। तस्बीह में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह ये सारे आ जाते हैं। ना तहमीद आता है, ना तहलील, ना अकामत। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट पेपर हो जाता है। अगर किसी को इस पेपर की जरूरत हो, पास्ट पेपर की, तो आप लोग जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कांटेक्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। एंड दैट्स इट। इंशाल्लाह और द नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो है पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।